ये देश एक लंबे कालखंड के बाद अपनी आस्थाओं, परंपराओं, अपने सरोकारों, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के प्रति जाग रहा है। ये जागना कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग टेलीविजन पर बैठकर औरंगजेब को वली अल्लाह कहते हैं कि वो तो हमारा वली अल्लाह था। यहां तक भी लोग कहते हैं इस देश में, और निकल जाते हैं, तब भी कोई जवाब नहीं देता। ये 2000 का भारत है, जहां जहां मिले चौराहे पे जवाब दीजिए, पूरी ताकत से दीजिए। इतिहास ने आपको एक लम्हा दिया है, एक क्षण दिया है। इतिहास में हर समय एक ना एक ऐसा समय आता है जब आप अपनी बात को रख सकें। ये ऐसा दौर है कि अगर आज आपने अपनी बातों को, और इस भाईचारे, पाखंड, मक्कारी, सारे धर्म बराबर हैं, फलाना फलाना टाइम के जो आप जुमलेबाजी अगर आपने की, तो इतिहास में जैसे आज हम बहुत सारे पूर्वजों को मिट्टी से खोद कर बाहर निकाल रहे हैं, हमारी भी कब्रों को खोदा जाएगा। इसलिए सच बोलिए। इसलिए आज लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और तिलक की तस्वीरें लगी हुई हैं। मुझे खुशी है कि इसमें 2 मक्कारों की तस्वीरें नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहां बिना फैक्ट के भावनाओं में बहकर बात करने का बड़ा शौक है। कुछ भी कह दो, क्योंकि हम भावनाओं में रहते हैं, यथार्थ सुनना नहीं चाहते हैं। जिस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी मौजूद हो, लेकिन भारत के पहले झूठे ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से मिली चाटुकारिता से प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले आदमी ने एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया जो निपट जाहिल था। देश का पहला शिक्षा मंत्री 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया। न स्कूल गया, न मदरसे गया, न कॉलेज गया, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, क्योंकि उसको ऐसे ही लोग पसंद थे। ये जो आप आज भुगत रहे हैं, आज कहते हैं, इसके पीछे की कहानी जाएंगे तब पता चलेगा कि आप इस मोड़ पे खड़े क्यों हैं। अपनों ने पाप किए हैं और आपने पापियों को महिमा मंडित किया, और इस समाज में ऐसे मक्कार, लालची, डरपोक और कायर लोगों को हमेशा महिमा मंडित करने लगे, क्योंकि समाज को ऐसे ही लोग अच्छे लगते थे। क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ समय लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे ही दलालों को अपना लीडर मानेंगे। वो आदमी 1958 में उसकी डेथ हो गई। चाटुकारिता की हालत यह है कि उसकी जरूरत थी कि उसके नाम से कुछ मुसलमानों को खुश कर लिया जाएगा। उसे 1992 में भारत रत्न दिया गया। इस बीच में उसने पता नहीं मरने के बाद क्या ऐसा काम किया कि उसके निरीक्षण में उसे भारत रत्न दिया गया। ऐसे ऐसे कलाकार इस देश में हैं जो आज बड़े सवाल उठाते हैं। राजनीतिक तौर पे कोई किसी पे टीका टिप्पणी करे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह देश कभी पूछना नहीं चाहता कि इस देश के सिविलियन अवार्ड्स का उसका चेयरमैन कौन होता है। ये जो अवार्ड मिलते हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इस अवार्ड कमेटी का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए किसी को इतनी गाली दो कि वो डर के मारे सच बात ना कह सके। ये परंपरा चल रही थी। 1956 में प्रधानमंत्री ने पद्म अवार्ड की मीटिंग बुलाई। कुछ कहना है? और मीटिंग को चेयर कर रहे थे। सब नाम फाइनल हो गए। यह देश में नहीं, दुनिया में एक अजूबा किस्सा हमको सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री ने 1956 में पद्म अवार्ड की कमेटी की मीटिंग बुलाई और खुद अपने आप को भारत रत्न दे लिया। हम उस दौर से निकल के आए हैं। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अपने गरेवान में देखें कि उनका एक बेटा हवाई जहाज चला रहा था, यकायक वो देश चलाने लगा। उसने कौन सा महान ऐसा कार्य किया कि उसे भी भारत रत्न दे दिया गया। इसलिए आज बहुत सारे दलालों को, चाटुकारों को, फिक्सरों को, जो पॉलिटिकल दलाली करते हैं, उनको अवार्ड नहीं मिल रहे तो कहते हैं इस देश में इंटॉलरेंट बढ़ गया है।
और ताज्जुब की बात यह है कि हम लाख कुछ भी कह लें, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो फिर आपका नैरेटिव भी गलत होगा। हमको बताया गया, बचपन से हम ये सुनते रहे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत को आजाद कराने के लिए की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये 2022 का भारत है। आप जरा गौर फरमाएं कि 1857 में जो क्रांति हुई, जिस क्रांति के बारे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो फाउंडर है वो भी बहुत बड़ा मर्दूद था, उसने ये फरमाया था, वो मुसलमानों से कह रहा था कि ये इनको इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरठ की उसकी स्पीच है। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें हम ब्रिटिशर और क्रांतिकारी आमने सामने आ गए। अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के, बिना आपको बताए, बिना शोर करे, उन्होंने उस 1857 की क्रांति से एक सबक लिया और उस दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया। क्योंकि हम सब लोग गाने बजाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और हमारे नेता भी उसी तरीके के होते हैं जैसे हम थे। और इटावा नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उस इटावा में एक कलेक्टर था। उस कलेक्टर को यह काम सौंपा गया और सिर्फ कुछ लोगों को पता था। और उस कलेक्टर ने कहा कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों का क्लब बनाते हैं कि जब भी कोई बात क्रांतिकारियों की हो तो हम उसको कैसे अंग्रेज सरकार तक पहुंचाएं। और 1885 में उस इटावा के कलेक्टर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ऐसी मिसाल कमी मिलती है कि जो आपको गुलाम बनाए, दिन में आपको हंटर मारे, रात में कि हम तुम्हें आजाद करेंगे सुबह। और उसके बाद ये नहीं बताया गया, क्लास में ये सवाल कभी नहीं आया। ये तो आता था कि साहब ये बताइए कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है। हम रटा रटाया जा नाम दे देते थे, A.O. ह्यूम ने की है। लेकिन आप सोचिए 1885 में A.O. ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी, 1888 में जॉर्ज यूले उसका अध्यक्ष था इलाहाबाद में, 1889 में सर विलियम थे बॉम्बे में, 1894 के अंदर अल्फ्रेड वेबर थे, 1910 में सर विलियम थे, 1917 में मैडम एनी बेसेंट थी। इतने सारे अंग्रेजों ने भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और आज वो कांग्रेस कहां है, कैसी है, उसके मूल में जाइए। जब आपको पता चलेगा कि इसकी जड़ में क्या है, तब आपको आश्चर्य पता चलेगा कि आज उनके वंशज इतने मानसिक दिवालिये हो गए हैं, क्योंकि उनके पूर्वज तो चले गए हैं वापस लौट करके। और आज उनकी स्थिति यह है कि वो कहते थे कि उनकी सत्ता में, उनकी हुकूमत में पूरी दुनिया में कभी सूरज नहीं डूबता है। आज वो अपने मुल्क में सूरज देखते हैं तो संडे मनाते हैं। उन्हीं के वंशज हैं जो पार्लियामेंट में आलू से सोना बना रहे हैं। तथ्यों पे, फैक्ट पे बात कहिए, पूरी ताकत से कहिए। इसलिए आज अगर आप चूक गए और आपको किसी की दोस्ती, किसी के साथ बिजनेस करने का लालच है, तो राष्ट्र बड़ा है, आपकी बिजनेस बड़ी नहीं है। इसलिए मैं कुछ चीजें आपके सामने सच सच रखना चाहता हूं। इस देश में एक घटना घटी 1921 में, अजीबोगरीब घटना थी। इस कांग्रेस पार्टी, जिसको आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। जब आपके यहाँ भाषा भी समझ में ना आती हो और आपको उसका एक्सपर्ट होने का शौक हो, तो भी बहुत सारे भ्रम हुए। और एक शब्द ने इस देश को कैसे गर्त में मिलाया। और एक साहब जो साबरमती के आश्रम, बिना खड़क बिना ताज, जिन्होंने आज़ादी दी थी, उनके बारे में बताना चाहता हूं। और ये कोई और नहीं कह रहा, कोई आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का आदमी नहीं कह रहा, किसी जाति नफरत की बुनियाद पर नहीं कह रहा।
क्योंकि आप वो पढ़ना नहीं चाहते और आपने पढ़ना छोड़ दिया था, इसलिए लुटेरे चोर उचक के इस देश को डायरेक्शन दे रहे थे। आपने सिर्फ इतना ही करा है कि आप सच बोलने लगे हैं और अपने हीरो का चुनाव सही करने लगे हैं। एक तुर्की नाम का देश है, उसके अंदर खलीफा, उसकी स्थापना यानी सत्ता पे खलीफा को बिठाने की मुहिम चल रही थी। खलीफा कौन होता है? जो अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है, और उस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। इस खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक गुजराती को खिलाफत का मतलब समझ में नहीं आया। एक मक्कार इसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा है, उसका नाम था मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली, जिसके नाम से एक दंगाई, हिस्ट्री शीटर, मेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सीनियर, जिसने रामपुर में करोड़ों लोगों की, बेसहारा लोगों की जमीन छीन करके इन दो मक्कार लोगों के नाम से विश्वविद्यालय बनाया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली ने गांधी को समझा कि यही एक आदमी है जिसे मूर्ख बनाया जा सकता है, और उनसे कहा कि टर्की के अंदर खिलाफत आंदोलन चल रहा है और अगर इसका समर्थन भारत करेगा तो भारत के मुसलमान आजादी की लड़ाई में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उन्होंने खिलाफत का उससे मतलब पूछा। वो भी मक्कार ज़हीन समझदार लोग थे, उनको मालूम था कि इनको उर्दू का कुछ पता नहीं है, इनको अरबी के शब्दों का कुछ पता नहीं। उन्हें समझाया गया कि खिलाफत का मतलब है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने अच्छा कहा और शुरू हो गए, और पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया। और उस समर्थन देने के बाद 2021 में, तब भारत में आरएसएस नहीं थी, इसलिए हर बात, हर गंदगी का जिक्र आप आरएसएस के ऊपर डाल करके अपना दामन नहीं बचा सकते। गांधी जी ने जिस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, उसकी पहली प्रतिक्रिया में केरल के अंदर मोपला में 10,000 हिंदू औरतों का भारत के मुसलमानों ने हत्या, नरसंहार किया। शेम कहने से अगर बात खत्म होती तो इससे पहले भी लोगों ने शेम कहा। यह शेम का मामला नहीं है। इसलिए जो घटना है उसको सही पर्सपेक्टिव में समझिए। इस बात की चर्चा मैंने बहुत लोगों को, बहुत नेताओं को, बहुत लोगों को यह कहते सुना है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और जब आपके पास तथ्य कम होते हैं, आपकी रिसर्च कमजोर होती है, तो कोई ऐरा गैरा आपके सामने सवाल खड़ा करता है और आप शर्मा जाते हैं। इससे दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है कि ये अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन इनके पास कोई रेफरेंस ऐसा नहीं होता जो न्यूट्रल हो और ओरिजिनल हो। इस घटना के बारे में जब गांधी जी से कहा गया तो गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था।